क्लास 12th। आज का टॉपिक है मौर्य वंश के साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। बच्चों, अभी तक हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि इसी मगध के उत्कर्ष ने अंततः मौर्य वंश के साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, उसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। बच्चों, भारत के इतिहास में हमें यह प्रथम विवरण मिलता है कि जब किसी साम्राज्य ने पूरे भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ साथ राजनीतिक एकता भी स्थापित किया। इस मौर्य साम्राज्य ने राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्र में विकास तथा कला कौशल के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों, मौर्य वंश के विषय में हम जान ही नहीं पाते अगर हमारे इतिहासकारों ने अपने अथक प्रयास से इन स्रोतों से जानकारी न इकट्ठा की होती। और जिन स्रोतों की जानकारी उन्होंने इकट्ठा किया था, ये स्रोत हैं जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बच्चों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, जूनागढ़ अभिलेख, मुद्रा राक्षस, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, ये महत्वपूर्ण मौर्य वंश की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बच्चों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बच्चों, कौटिल्य का अन्य नाम जो मिलता है वो चाणक्य और विष्णुगुप्त। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। किसी को कौटिल्य पता रहता है, किसी को चाणक्य पता रहता है, विष्णुगुप्त तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये तीन नाम इनके मिलते हैं, या तो इनको आप कौटिल्य कह लीजिए, या चाणक्य, या विष्णुगुप्त। बच्चों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक है। बच्चों, इस ग्रंथ की जो तुलना है वो अरस्तु के पॉलिटिक्स एवं मैकियावेली के प्रिंस नामक ग्रंथों से की जाती है, और इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। बच्चों, अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, कितने अधिकरण मिलते हैं? अधिकरण मतलब भाग। कुल 15 अधिकरण मिलते हैं, 180 प्रकरण यानी कि उपभाग, और 6000 श्लोक इसमें मिलते हैं। कितने बच्चे अर्थशास्त्र में? इसको याद रखिएगा, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक। बच्चों, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने जो है सर्वप्रथम 1909 में इसको प्रकाशित करवाया था। तभी से लोग इसके बारे में जाने, क्योंकि उन्होंने ही इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया, और अगर ये नहीं करवाते तो शायद लोग इसके बारे में नहीं जान पाते। बच्चों, इस ग्रंथ में मौर्य शासकों की नामावली नहीं मिलती है, और न ही जो है मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, ये नहीं मिलता। इन दोनों का वर्णन इस ग्रंथ में जो है नहीं किया गया है, परंतु इसमें जो है राज्य
या राजा की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख मिलता है, राज्य के तत्व मिलते हैं, राजा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसके अधिकार क्या होने चाहिए, उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती। युद्ध और शांति के समय राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, गुप्तचर एवं न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सैन्य व्यवस्था, इन सभी विषयों पर मतलब बहुत बृहद वर्णन जो है इसका मिलता है इस किताब में। बच्चों, अब हम आते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। ये जो है मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चों, यह यूनानी शासक सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और ये सेलुकस का राजदूत था मेगास्थनी। और मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका से जो है मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में हमें प्राप्त नहीं है, यानी कि उपलब्ध हमें नहीं है, और इसके उद्धरण के रूप में उपलब्ध है अनेक यूनानी लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन आदि के उद्धरणों में जो है इसका मिलता है। उद्धरण जो है उनके उसमें मिलते हैं। ये मेगास्थनीज की इंडिका से महत्वपूर्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण विवरण जो है प्राप्त होते हैं, जैसे कि शासक के बारे में हमें पता चलता है, पाटलिपुत्र नगर के बारे में जानकारी मिलती है, नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। मतलब इसमें वर्णन किया गया है इसका। सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, और सैन्य प्रशासन के बारे में इसमें भी जो है 6 समितियों द्वारा चलाने की बात की गई है, और राजस्व प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है जानकारी हमें किससे मिलती है? इंडिका से मिलती है, मेगास्थनीज ने जो लिखी थी। बच्चों, अब आते हैं वो स्रोत रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बच्चों, इससे विस्तृत जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का है। बच्चों, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। किसका नाम मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। बच्चों, इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन नामक झील का। उस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। और यहाँ का जो प्रशासक नियुक्त हुआ था वो पुष्यगुप्त वैश्य था। इसी अभिलेख से, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से ये भी पता चलता है कि अशोक ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जब वो झील का बांध टूट गया था तब उसने उसका पुनर्निर्मित करवाया था। बच्चों, रुद्रदामन के समय भी इस झील का बांध टूट गया था, और जिसका उसने पुनर्निर्माण करवाया था उसके समय में भी इस झील का बांध टूटा था। बच्चों, स्कंदगुप्त के समय में भी इस झील का बांध का पुनर्निर्माण हुआ था। और बच्चों, जूनागढ़ से हमें 4 शासकों, अभी हमने गिनाया भी है कि किस किस 4 शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इसका निर्माण ही करवाया था, लेकिन इस अभिलेख में 4 शासकों के नाम मिलते हैं। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, और उनसे संबंधित राज्यपालों का भी विवरण हमें प्राप्त होता है। बच्चों, मुद्रा राक्षस
से भी जो है ये विशाख दत्त के द्वारा ये रचित गई थी ये पुस्तक। और इससे हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। और ये जो है संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में रची गई है। और बच्चों, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। किस शब्द का? वृषल शब्द का उल्लेख जो है इसमें मिलता है, जिसका अर्थ कुछ विद्वान शूद्र बताते हैं तो कुछ विद्वान सामाजिक हीनता का घोतक मानते हैं। सबकी अपनी अपनी जो है अलग राय है इसमें। बच्चों, बहुत मतलब इसके अलावा भी अन्य ग्रंथ हैं जिससे हमें मतलब मौर्य साम्राज्य की जो है जानकारी मिलती है। जैसे कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से जो है मौर्य शासकों से हमारा मतलब इनसे जो है हमारा ज्ञान जो है बहुत बढ़ता है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से। इसमें जो है बच्चों दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान, मिलिंदपहो आदि ग्रंथों से जो है मौर्यों के कुल का पता चलता है कि वो किस कुल से संबंध रखते थे। बच्चों, इन्हीं ग्रंथों से यह भी पता चलता है, मतलब अभी तक मैंने जो नाम गिनाए जैसे दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इन सब से पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा करके गद्दी पर बैठा था। ये अक्सर आप सुनते ही होंगे, मतलब अक्सर शुरू से ही पढ़ते, जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे शुरू से, तो आप अक्सर सभी बच्चे अशोक के बारे में जानते हैं। और ये कहावत भी है कि 99 भाइयों की हत्या करके उसने गद्दी को ग्रहण किया था, अक्सर लोग जानते हैं। तो इन्हीं ग्रंथों से हमें इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। और इन्हीं ग्रंथों से हृदय परिवर्तन एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करने की भी बात मालूम होती है कि उसका बाद में जो है कलिंग युद्ध उसने किया था, और जिससे बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था इस युद्ध के बाद, और जो है वो बौद्ध धर्म यानी कि शांति की तरफ वो चला गया था। बच्चों, जैन ग्रंथों से भी जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। और मतलब जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। वैसे बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य शासकों को जो है क्षत्रिय बताया गया है, उसी प्रकार जैन ग्रंथ में भी इनको क्षत्रिय बताया गया है। बच्चों, इन सभी ग्रंथों के अलावा जो है हमें पुराण, जैसे पुराणों से भी इतिहास की जानकारी, मौर्य इतिहास की मिलती है। क्षेमेंद्र के जो है बृहत कथा मंजरी से भी मिलती है, और पतंजलि के महाभाष्य से भी मिलती है, और सोमदेव की कथा सरित सागर से भी हमें मतलब इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। और भी ऐसे कई मतलब स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी इनकी मिलती है। बच्चों, अब आते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो अशोक के अभिलेख, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है और बिल्कुल प्रामाणिक। बच्चों, अशोक जो है पहला भारतीय सम्राट था जिसने राजाज्ञाओं को शिलालेखों पर खुदवाकर जनता के समक्ष रखा था। अशोक के जो अभिलेख हैं वो भारत में ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में भी पाए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए नक्शे में, आप ये देख रहे होंगे, ये अशोक के अभिलेख पूरे भारत में आप देखिए। इधर भारत में इसके आसपास मतलब अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान में भी मतलब चला गया है। मतलब ये सारे अभिलेख आप देखिए, जहाँ जहाँ इधर बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, तो शिलालेख, लघु लेख, स्तंभ लेख, सारे लेख मतलब इसके पूरे भारत में आपको दिखाई पड़ेंगे जहाँ जहाँ मिले हैं। और जो इतिहास का ये अभिलेख जो है इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं बच्चों, इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है मौर्य इतिहास की। बच्चों, अशोक के 40 से भी अधिक जो है अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अब तक। और
आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। इन्होंने जो है D.R. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों से ही इनका इतिहास लिखा पूरा। बच्चों, अशोक के अभिलेखों से उनकी जो है उसकी विदेश नीति, गृह नीति, साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, इन सब की जानकारी मिलती है। और बच्चों, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। इससे पहले भी आप शुरुआत जब पहला इस चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताया था कि उन्होंने पढ़ा था सर्वप्रथम, और जैसे प्रियदर्शी का जो है समीकरण अशोक से उन्होंने किया, ये मैंने पहले ही उसमें बताया था, पहले ही वीडियो में। बच्चों, अशोक के अभिलेखों को पत्थर के शिलाखंडों, स्तंभों और गुफाओं पर खुदवाया गया था। और बच्चों, इसका जो अशोक के जो अभिलेखों का जो विभाजन है उसको हम इस तरह से समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये अशोक का अभिलेख है जिसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है अशोक के अभिलेख को? 3 भागों में। पहला क्या? शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा क्या है? गुहा लेख। अब ये देखिए, शिलालेख भी 2 प्रकार के मिले हैं, जैसे दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। इधर स्तंभ लेख भी, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। याद रखिएगा, अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख मिले हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो बच्चों, इन सब में सबकी राजाज्ञाएँ, शासन से संबंधित सभी चीज़ें इसमें मिलती हैं इन सभी अभिलेखों से। बच्चों, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। जो गुहा लेख का मतलब होता है गुफा। इसमें जो उत्कीर्ण लेख है वो मतलब ये बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ियों पर ये बनी हुई है। ये गुहा लेख जो है यहाँ पे है बिहार में। और बच्चों, इनकी संख्या, गुहा लेखों की संख्या जो बताई गई है वो कितनी है? 3 है। सुदामा गुहा, विश्व झोपड़ी गुहा और कर्ण चौपड़ गुहा। तो ये 3 गुहा लेख भी मिले हैं। बच्चों, इन सभी अभिलेखों की भाषा जो है वो क्या है? प्राकृत है। अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। और जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। बच्चों, ये जितने भी स्रोत को हम अभी बताए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जितने भी हमने स्रोत का अभी तक मैंने आप नाम लिया है, जितने भी स्रोत, ये सभी महत्वपूर्ण हैं बच्चों, और जिसको हमने थोड़ा विस्तार से हमने बता दिया है। और इन्हीं स्रोतों के आधार पर ही हम मौर्यकालीन इतिहास, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरा इतिहास हम जानते हैं मौर्य वंश का।